अरे बहू तुम। अपने सूखे हुए कपड़ों की तह लगा रही देविका जी की नज़र जब पूर्णिमा पर पड़ी तो उन्होंने कहा। उनके मुंह से अपने लिए बहु शब्द का संबोधन सुनकर पूर्णिमा को अजीब सा लगा, पर फिर उसने इन ख्यालों को झटकते हुए देविका जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। देविका जी ने आशीर्वाद दिया तो पूर्णिमा बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। माँ, पूर्णिमा आपके लिए खाना लेकर आई है। हाथ धोकर आइए और खाना खा लीजिए। पीछे से आते हुए अभ्यंक ने कहा। अरे, इसे क्यों परेशान किया? आज ही तो आई है और आज से ही जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया इसे। देविका जी ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा। अपनों के लिए किया गया काम कभी बोझ नहीं होता, और वैसे भी मैं जो भी कर रही हूँ वह अपनी खुशी से कर रही हूँ। इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। पूर्णिमा ने धीरे से कहा तो देविका जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। पूर्णिमा ने उन्हें खाना खिलाया, फिर अभ्यंग से पूछकर उनकी दवाइयाँ उन्हें दी। पूर्णिमा ने अपनी नज़रें घुमाकर एक बार उस पूरे कमरे को देखा। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर आ गए। साथ में डिनर करने के बाद दोनों अपने कमरे के पास आए तो दरवाज़ा बाहर से ही बंद था, जिसे आगे बढ़कर अभ्यंक ने खोला। दरवाज़ा खोलते ही दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उनका कमरा इस समय फेरी लाइट, लाल गुलाब, मोगरा और आर्टिफिशियल फूलों से सजा हुआ था। ये सब जरूर आधार की शरारत होगी, मैं अभी उससे बात करता हूँ, अभ्यंक ने कहा और आगे की ओर जाने लगा, क्योंकि आज ये सब देखकर वे भी पूर्णिमा के सामने बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। रुकिए मिस्टर ओबरॉय, पूर्णिमा ने कहा तो वे रुक गया। हमने ये शादी क्यों की है, यह बात आपने अपने घर वालों को बताया है? पूर्णिमा ने उसके पास आकर सवाल किया। नहीं, अभ्यंक ने कहा। तो अभी आप इन सब के लिए बोलने जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा और हमारे रिश्ते पर शक भी होगा। पूर्णिमा ने अपनी बात रखी। अभ्यंक उसकी बातों को समझते हुए अंदर आया और बोला, आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं इन सबको देखता हूँ। अभ्यंक ने बिस्तर की सजावट को देखते हुए कहा, ये सब ऐसे ही रहने दीजिए। पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक ने अपनी दोनों भौहें जोड़कर प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। पूर्णिमा ने जब उसे ऐसे देखा तो थोड़ी असहज हो गई, पर उसने अपनी असहजता को छुपाते हुए धीरे से कहा, मेरा मतलब वे नहीं था। अगर आप अभी ये सब हटाएंगे तो सुबह घर वाले सवाल करेंगे, बस इसलिए। इतना कहकर पूर्णिमा ने वहीं एक और रखे अपने बैग से एक सिंपल सा सूट निकाला और बाथरूम में चली गई। पर 2 मिनट बाद ही वे बाहर आई। उसने देखा अभ्यंक बिस्तर पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियों को समेट रहा है। वह आगे बढ़ी और ड्रेसिंग टेबल की ओर जाने लगी। उसकी पायल और चूड़ियों की आवाज़ से अभ्यंक ने मुड़कर देखा और कहा, क्या हुआ, आपने चेंज नहीं किया? नहीं, वे ये ज्वेलरी बहुत ही हैवी है। पूर्णिमा ने अपने हाथों में पहने कंगन की ओर इशारा करके बताया। ठीक है, आप अपनी ज्वेलरी संभालिए, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। इतना कहकर वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद पूर्णिमा ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। उसने अपनी चूड़ियाँ उतारकर एक तरफ रख दी और फिर एक एक कर कानों के झुमके, फिर मांग टीका निकाल कर रख दिया। उसके बाद उसने गले से हार निकालना चाहा, पर वे उसके बालों में ही अटक गया। वे झल्ला उठी। अब कोशिश कर करके उसके हाथ भी थक चुके थे। आह, क्या मुसीबत है, उसने अपने हाथ नीचे करते हुए कहा। क्या हुआ? अभ्यंक ने अपने कपड़े चेंज करने के बाद उसके पास आता हुआ पूछा। नथिंग, पूर्णिमा ने निराशा और खीज भरे मिले जुले भाव के साथ कहा और फिर से अपने गले से हार निकालने की कोशिश करने लगी। अभ्यंक उसके पास आया और कुछ पल खड़ा रहा। जब उसे समझ आया कि परेशानी क्या है तो उसने कहा, दिखाओ, मैं कोशिश करता हूँ निकालने की। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा झटके से उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, मैं कर लूँगी। पिछले 15 मिनट से आप कर रही हैं, दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। अभ्यंक ने फिर से कहा। कहा ना, मैं कर लूँगी मिस्टर ओबरॉय। पूर्णिमा ने भी अपनी बात रिपीट की। आपने कभी ज्वेलरी नहीं पहनी क्या? आज पहली बार पहना है आपने? अभ्यंक ने अलग ही सवाल किया। मतलब? पूर्णिमा ने उसकी ओर देखकर पूछा। मतलब यह कि आप ज्वेलरी नहीं निकाल पा रही हैं, तो मैंने सोचा आपने पहली बार पहना है शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी पहनती थी, पर तब कशिश हेल्प करती थी मेरी इसे निकालने में। पूर्णिमा ने कशिश को याद करते हुए थोड़ी भावुकता के साथ कहा। अच्छा, तो फिर यहाँ इस समय तो अभी कशिश नहीं है,
पर मैं हूँ और आगे भी मैं ही रहने वाला हूँ। अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा उसे देखने लगी। उसे खुद को ऐसे देखता पाकर अभ्यंक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और बोला, हाथ हटाइए, मैं निकालता हूँ। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा ने भी अपने हाथ नीचे कर लिए, ऐसे जैसे कि अभ्यंक उसे जो समझाना चाहता था वे समझ गई। अभ्यंक ने हार के हुक को देखा जो बुरी तरह से पूर्णिमा के बालों में उलझा हुआ था। उसने कहा, पहले आपके जूड़े को खुलना पड़ेगा, तभी यह निकल पाएगा। पूर्णिमा ने उसकी बात सुनकर हाथ बढ़ाकर अपने जूड़े की ओर ले जाने लगी, पर तब तक अभ्यंक ने कहा, मैं करता हूँ, और उसके जूड़े से पिन निकालने लगा। धीरे धीरे करके उसने उसके जूड़े के सारे पिन निकाल दिए। पूर्णिमा के लंबे बाल खुलकर अब उसके कंधे से कमर तक बिखर गए। अभ्यंक ने उसके बालों को साइड करके हार को खोलना चाहा, तो पूर्णिमा वहां से हटकर अलग खड़ी हो गई। थैंक यू, अब मैं निकाल लूंगी इसे, पूर्णिमा ने जल्दी से कहा। अभ्यंक ने ओके कहा और बालकनी की ओर चला गया। पूर्णिमा ने भी हार निकाल कर रखा और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वे चेंज करके आई तो अभ्यंक उसे बालकनी में दिखा। मुझे सुबह 9 बजे स्टूडियो के लिए निकलना होता है। आई होप आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूर्णिमा ने वहां आकर कहा। नहीं होगी ये तो नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूँगा, अभ्यंक ने बड़े ही आराम से कहा। पूर्णिमा उसे देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो कुछ सोच रही हो। क्या हुआ, कुछ और कहना है? अभ्यंक ने उसे खुद को देखता पाकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं, पूर्णिमा ने कहा और अपनी नज़रें उस पर से हटाकर बाहर की ओर देखने लगी। काफ़ी रात हो गई है, चलिए सो जाइए। आपको सुबह स्टूडियो निकलना है और मुझे ऑफिस। नींद पूरी होनी जरूरी है, वरना दिमाग काम करना बंद कर देगा, अभ्यंक ने कहा और कमरे की ओर घूम गया। आप चलिए, मैं आती हूँ। अक्ष मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा, पूर्णिमा ने जवाब दिया। ठीक है, आप बात कर लीजिए, फिर साथ ही चलते हैं, अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा उसे देखने लगी। फिर अभ्यंक को कुछ रियलाइज होते ही उसने कहा, आई एम सॉरी, आप बात कर लीजिए। मैंने बस यूं ही कह दिया, आप बात करके आ जाइएगा। इतना कहकर वे जाने को हुआ तो पूर्णिमा ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर ओबराय, आप रुक सकते हैं। इतना कहकर पूर्णिमा ने कशिश को कॉल लगाया। एक रिंग बजते ही उधर से अक्ष ने कॉल पिक किया। हेलो मम्मा। अक्ष, तुम फिर से फोन देख रहे हो? पूर्णिमा ने थोड़े बनावटी गुस्से से कहा। उफ मम्मा, आपको हर बार कैसे पता चल जाता है? अक्ष ने मासूमियत से कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मौसी की रग रग से परिचित हूँ, पूर्णिमा ने कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ खाना खाया तुमने? पूर्णिमा ने फिर से पूछा। यस मामा, अक्ष ने खुश होते हुए कहा। नानू और मौसी ने खाना खाया? मम्मा, वे दोनों बहुत ही सैड थे, आपकी याद आ रही थी उन्हें, इसलिए नानू ने बस एक रोटी खाई और मौसी ने बस दूध पिया, अक्ष ने कहा। तुम्हारी मौसी कहाँ है, फोन देना उसे, पूर्णिमा ने कहा। वे किसी गधे उल्लू बॉस से लैपटॉप पर बात कर रही हैं, अक्ष ने कहा। अक्ष, पूर्णिमा ने उसे हल्के से डांटा। मम्मा, मौसी ने मुझे यही बताया। उसने बताया तो उसे डांट पड़ेगी, पर आपने यह गलत बात क्यों बोले? सॉरी मम्मा। अच्छा मामा, पापा के साथ हो ना, मेरी बात कराओ ना, अक्ष ने थोड़े जोर से कहा। वहीं उसके इतना कहते ही पूर्णिमा अभ्यंक की ओर देखने लगी। फिर तुरंत ही उसे नजर हटाकर बोली, बेटा रात हो गई है ना, तो अभी सो रहे हैं, कल बात कर लेना। उसके इस तरह से बात करने से अभ्यंक समझ चुका था कि क्या बात है। उसने कुछ कहे बिना बस उसके हाथ से फोन लेकर अपने कान पर लगाकर बोला, हेलो। उसकी आवाज सुनकर अक्ष की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। पापा, आप जाग रहे थे? मामा ने कहा आप सो गए, अक्ष ने कहा। मामा ने ये कहा कि सब सो रहे हैं, ये तो नहीं कहा कि मैं सो रहा हूँ, अभ्यंक ने पूर्णिमा की ओर देखकर कहा तो पूर्णिमा अपनी नजरें फेरकर मुस्कुरा उठी। आपको पता है पापा, मेरी दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि मेरे पास पापा नहीं है, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास भी पापा हैं, अक्ष ने खुश होते हुए कहा। जरूर बताना, मैं भी आपके साथ आपके स्कूल आऊंगा, अभ्यंक ने कहा। सच्ची पापा, अक्ष ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ, अभ्यंक ने उसकी बात पर हामी भरी। अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना, और फिर यहाँ भी आना है मम्मा के पास, अभ्यंक ने फिर से कहा। यस पापा, गुड नाइट, अक्ष ने कहा।
गुड नाइट, अभ्यंक ने कहा तो अक्ष ने कॉल कट कर दिया। एक नज़र फोन की स्क्रीन को देखकर जहां पूर्णिमा और अक्ष की फोटो लगी थी, उसने पूर्णिमा की ओर उसका फोन बढ़ा दिया। बच्चा है, जीत कर बैठता है, आगे से मैं उसे समझा दूंगी। पूर्णिमा ने अपना फोन वापस लेते हुए कहा। क्या समझाएंगी आप उसे? अभ्यंक ने सवाल किया। यही कि आपको परेशान ना करे, बार बार आपको पापा बुलाना। आई कैन अंडरस्टैंड, आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा ये सब स्वीकार करना। पूर्णिमा ने अपने मन की बात कही। मैंने अगर यह जिम्मेदारी ली है तो उसे लेने से पहले ही स्वीकार किया है। कुछ चीज़ों की बस आदत नहीं होती, पर धीरे धीरे वे भी हो जाती है। इसलिए उसे ये सब कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझाना है तो ये समझाइए कि वह अक्ष ओबरॉय है और उसके पापा का नाम अभ्यंक ओबरॉय है। इतना कहकर वह कुछ पल चुप रहा, फिर पूर्णिमा के थोड़े और करीब आकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अभ्यंक ओबरॉय क्या है, बट डोंट वरी, मेरे साथ रहकर धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगी। चलिए सो जाते हैं। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। पूर्णिमा कुछ पल उसे बस यूं ही देखती रही। फिर वे भी अंदर आ गई। अंदर आकर उसने देखा कि अभ्यंक बेड के एक तरफ लेट चुका था। पूर्णिमा वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि वह कहाँ सोएगी। तभी अभ्यंक ने कहा, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए सो जाइए। उसने पलंग की दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैं वहां कैसे सो सकती हूँ? पूर्णिमा ने हैरानी से कहा। वैसे ही जैसे सोते हैं। अभ्यंक ने उठकर बैठते हुए कहा। आप मुझे एक चादर दे दीजिए, मैं काउच पर सो जाऊंगी। पूर्णिमा ने अपने लिए एक रास्ता निकाला। यहाँ ये पूर्णिमा। अभ्यंक ने उसे अपने पास बुलाया। पूर्णिमा ने उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। अभ्यंक ने फिर से कहा, आइए। इस बार वह चुपचाप उसके पास चली गई। बैठिए, उसने बिस्तर पर अपने सामने इशारा करते हुए कहा। पूर्णिमा भी बिना कोई सवाल किए चुपचाप बैठ गई। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, वे सब रियलिटी है। हमारी जिंदगी कोई झूठ पर नहीं टिकी। जो शादी के बाद आप सोफे पर सोएं और मैं बिस्तर पर, हमारा रिश्ता सच में जुड़ा है। भगवान के सामने हमने फेरे लिए हैं। मानता हूँ मैं कि हमने शादी कुछ शर्तों पर की है, पर वे शर्तें क्या आपके कागज पर सोने से पूरी होगी? मैंने आपसे वादा किया है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर सो जाइए। हम दोनों कोई टीनेजर नहीं है कि गलती कर बैठे। सो जाइए। अभ्यंक ने सारी बातें कहने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ हल्के से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। वहीं पूर्णिमा, वह तो फिर से उलझ चुकी थी। न जाने कौन सी कशिश होती थी उसकी बातों में, जो हर बात का बेबाकी से जवाब देने और सवाल करने वाली लड़की बस चुपचाप से उसकी बात मान रही थी। इस बार भी उसने अभ्यंक से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उठकर बिस्तर के दूसरी साइड लेट गई। पूर्णिमा को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। आज तक अपनों के बीच और जिम्मेदारियों से घिरी रहने वाली लड़की आज किसी अनजान के साथ एक कमरे और एक बिस्तर पर थी। हाँ, अनजान ही तो है वे। महीने भर भी तो नहीं हुए थे उससे मिले हुए। अभ्यंक उसकी असहजता को भांप चुका था। उसने दूसरी तरफ घूमकर पूर्णिमा को देखा और कहा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको भी इस बिस्तर की और मेरी प्रेजेंस की भी। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा ने उसकी ओर घूमकर उसे देखा तो अभ्यंक ने फिर से कहा, आप जैसी हैं वैसे ही रहिए। बेबाक बोल्ड, ये खामोशी आपको सूट नहीं करती, उसने कहा और हल्के से मुस्कुरा दिया। तो जवाब में पूर्णिमा ने भी अपनी मधुर मुस्कान हौले से बिखेर दी। यूं ही कुछ देर करवटें लेने के बाद आखिर पूर्णिमा को नींद आ ही गई। अभ्यंक तो कब का सो चुका था, क्योंकि बिस्तर भी उसका था और कमरा भी, और शायद अब पूर्णिमा भी। हमेशा की तरह सुबह 4 बजे अभ्यंक जाग चुका था। जागते ही उसने साइड टेबल पर रखे जग से 2 गिलास पानी पिया और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। 10 मिनट में वह फ्रेश होकर बाहर आया और फिर मैट लेकर योग करने के लिए गार्डन में चला गया। वहीं पूर्णिमा इस समय गहरी नींद में सो रही थी। घड़ी में जब 4:45 हुए तो उसके फ़ोन में लगा अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद में खलल पड़ने लगी तो उसने बंद आंखों से ही फ़ोन उठाया और अलार्म बंद करके फिर से सो गई। पूर्णिमा की आंख खुली तो अपने सामने उसे अभ्यंक दिखा, जो कि आईने के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के स्लीव्स ठीक कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही पूर्णिमा हड़बड़ाती हुई उठकर बैठ गई। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा तो सुबह के 5:15 हो रहे थे।
उसने अपना सिर पकड़कर अभ्यंग की ओर देखा, जो अभी अपने काम में व्यस्त था। उसने हिम्मत करते हुए कहा, आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ में भारीपन था। नींद पूरी तरह खुली नहीं थी। अभ्यंक ने उसकी आवाज़ सुना तो एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर परफ्यूम की शीशी उठाकर स्प्रे करते हुए बोला, सुबह सवेरे जागकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात बोलते हैं, आप सॉरी बोलती हैं? पहली बार ऐसा कुछ देखा है और सुना है, उसने कहा तो पूर्णिमा उसे देखने लगी। अभ्यंक उसके पास आया और फिर से मुस्कुराते हुए बोला, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात को देर हो गई थी सोने में, तो स्पष्ट है कि सुबह जल्दी नींद खुलना संभव नहीं है। लेकिन आपने कहा था आपकी चाय। पूर्णिमा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चाय जैसे कल तक पिता रहा था, वैसे ही आज भी पी लिया खुद बनाकर। आप चाय खुद बनाकर पीते हैं? पूर्णिमा ने हैरानी से पूछा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभ्यंक ने बेपरवाही से कहा। माँ का तो समझ आता है कि वह बीमार रहती है, पर आपकी चाची, वे नहीं बनाती सुबह की चाय? पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। फिर भी उसने सब कुछ छुपाते हुए कहा, मैं जल्दी जाग जाता हूँ, सभी आराम से उठते हैं। तो सुबह की चाय आप अकेले ही पीते हैं? पूर्णिमा ने फिर से सवाल किया। नहीं, मैं और माँ भी जल्दी जाग जाती हैं। अब तक तो उनकी पूजा भी हो गई होगी, अभ्यंक ने कहा। तो इस वक्त पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। मैं माँ को नाश्ता कराने जा रहा हूँ, आप रेडी होकर आ जाइए। इतना कहकर अभ्यंक कमरे से बाहर जाने लगा। पूर्णिमा ने उसे टोका। सुनिए। जी कहिए। अभ्यंक ने पलटकर पूछा, माँ को नाश्ता के लिए ज़्यादा देर हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, 8 बजे तक वह नाश्ता करती हैं। अभी 7:30 हो रहे हैं। आप अगर 20 मिनट तक रुक सकते हैं तो रुक जाइए। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर आपके साथ ही चलती हूँ। एक्चुअली आज पहला दिन है मेरा इस घर में, तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं हूँ, आप रेडी होकर आ जाइए। अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा खुश हो गई और जल्दी से बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। अभ्यंक भी अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद पूर्णिमा बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर रेडी होने लगी। थोड़ी देर में वह भी तैयार होकर अभ्यंक को देखने लगी, जो बालकनी में खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। तुम मेरे कमरे के बाहर खड़े हो? ओके, मैं खोलता हूँ। अभ्यंक किसी से बात करता हुआ कमरे के अंदर आया और बिना पूर्णिमा पर ध्यान दिए दरवाज़ा खोल दिया। सुप्रभात बड़े भैया। दरवाज़ा खोलते ही आधार उसके गले लगते हुए बोला, ओए होए, क्या बात है, आप तो कमाल लग रही हैं भाभी। आज पहले ही दिन भैया पर बिजली गिराने का इरादा है क्या? आधार जब अभ्यंक से अलग हुआ तो उसकी नज़र सीधे पूर्णिमा पर पड़ी, जो तैयार होने के बाद उधर ही आ रही थी। पर अब आधार की बातें सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गए। वहीं जब अभ्यंक ने आधार की बातें सुनी तो उसने भी पलटकर देखा और बस देखता ही रह गया। मांग में दमकता लाल सिंदूर, गले में काली मोतियों संग पिरोया हुआ मंगलसूत्र और ललाट पर सजी एक छोटी सी बिंदी। सादगी में भी एक अलग सा निखार आ गया था पूर्णिमा के चेहरे पर। ऊपर से खिड़कियों से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप में उसका रूप सोने सा दमक रहा था। अभ्यंक की नजरें तो बस अब उस पर ही ठहर गई। खुद पर अभ्यंक की ठहरी हुई निगाहें महसूस करते ही उसकी पलकें झुकने को मजबूर हो गई। आधार ने दोनों को देखा और गाना गुनगुनाने लगा। आधार का गाना सुनकर पूर्णिमा को न जाने क्यों शर्म सी आने लगी। अभ्यंक ने अपनी नज़रें पूर्णिमा से हटाई और घड़ी देखते हुए बोला, चले, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। जी चलिए, पूर्णिमा ने कहा और आगे बढ़ गई। ये क्या बात हुई भैया, भाभी इतने अच्छे से तैयार होकर आई है, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और आप हैं कि यूं ही चले जा रहे हैं? अरे कुछ तो तारीफ कीजिए भाभी की। आधार ने उन दोनों को चुपचाप जाते देखकर कहा, तारीफ जब करनी होती है तब कर देता हूँ, अब अपनी फालतू बातें बंद करो और चलो बाहर। अभ्यंक ने कहा और आगे बढ़ गया। वह महसूस कर पा रहा था कि आधार की बातों से वह असहज हो रही है। उसकी असहजता को खत्म करने के लिए उसने आधार से ये सब कहा। पूर्णिमा ने जब उसे बाहर जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर अंत में ना चाहते हुए भी मन मारकर आधार को भी जाना पड़ा। अभ्यंक पूर्णिमा के साथ देविका जी के लिए नाश्ता लेने के लिए गया तो उसे देविका जी हॉल में ही खड़ी मिली। माँ, आप यहाँ इस समय? आपकी तबीयत ठीक है ना? अभ्यंक ने देविका जी के पास जाते ही पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहू का पहला दिन है ना, कुछ रस्में करवानी है, इसलिए आ गई। माँ, आप मुझे बता देती, सारी रस्में हो जाती, आपको यूँ परेशान नहीं होना चाहिए था, अभ्यंक ने कहा। बहू, देविका जी ने अभ्यंक की बातों को अनसुना करते हुए पूर्णिमा को अपने पास बुलाया।
पूर्णिमा भी चुपचाप उनके पास आ गई। चलो जल्दी से जो भी रस्में हैं उन्हें पूरी कर लेते हैं, नहीं तो ये यहीं पर सवाल जवाब करता रहेगा। पूर्णिमा के पास आते ही देविका जी ने कहा तो पूर्णिमा मुस्कुरा दी और अभ्यंक ने कुछ नहीं कहा। आओ तुम दोनों पहले साथ में पूजा करके आरती करो। देविका जी ने दोनों को अपने साथ आने को कहा, फिर दोनों को घर में बने मंदिर में ले गई। देविका जी के कहे अनुसार दोनों ने साथ में पूजा संपन्न की। फिर सभी को प्रसाद देने के बाद दोनों ने सभी बड़ों के पैर छुए। वहां पर सभी मौजूद थे सिवाय लतिका जी के। देविका ने अंशिका को कुछ इशारा किया तो अंशिका ने पूर्णिमा से कहा, आओ पूर्णिमा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, उसे पूरा करो। रसोई में चूल्हे की पूजा करके उस पर कुछ मीठा बना दो। जी, पूर्णिमा ने कहा तो अंशिका उसे लेकर रसोई में आ गई। वहां आते ही उसने पूर्णिमा से कहा, बाकी सब कुछ कुक ने बना दिया है, अब मीठे में जो भी तुम्हें आसान लगे वे बना दो। पूर्णिमा ने कुछ सोचा, फिर कहा, माँ खाने की खीर बना दूँ? हाँ बना लो। अंशिका ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गाल छूकर कहा। पूर्णिमा से पूजा कराने और खीर बनाने का सभी सामान देने के बाद अंशिका ने कहा, तुम बनाओ, तब तक मैं दक्षिता को स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। पूर्णिमा ने खीर बनाया। जैसा कि मखाने की खीर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो वह खीर बनाकर रसोई के बाहर आ गई। उसके बाहर आने के बाद कुक अंदर गए और एक एक कर खाना टेबल पर लगाने लगे। अब घर के सभी लोग वहाँ मौजूद थे, लतिका जी भी, जो पूर्णिमा को देखकर मुंह बिचकाए जा रही थी। वहीं पूर्णिमा की नज़रें घर में चारों ओर घूम रही थी। आधार की नज़र उस पर पड़ी तो उसने मजाक करते हुए कहा, किसे ढूंढ रही हैं भाभी? आपके पति परमेश्वर तो यहीं बैठे हैं। पूर्णिमा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अभ्यंक की ओर देखकर कहा, माँ फिर से कहाँ चली गईं? वे नाश्ता नहीं करेंगी? मैं उनका नाश्ता लेकर ऊपर जाता हूँ। अभ्यंक ने चेयर से उठकर कहा, ऊपर क्यों? वे यहाँ सबके साथ नाश्ता नहीं करेंगी? पूर्णिमा ने फिर से कहा, वह ऊपर ही अपना नाश्ता खाना सब करती हैं। आप बैठिए, मैं लेकर जाता हूँ माँ के लिए नाश्ता। अभ्यंक ने कहा और टेबल से एक प्लेट उठाने लगा। रुकिए मिस्टर ओबरॉय, पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक उसकी ओर देखने लगा। आप बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। आज मेरी पहली रसोई है तो वह भी सबके साथ ही नाश्ता करेंगी, पूर्णिमा ने कहा और उन्हें लेने उनके कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में पूर्णिमा उन्हें लेकर वहाँ आ गई और उन्हें अभ्यंक के पास वाली चेयर पर बैठाया और खुद भी उनके पास ही बैठ गई। अब देविका जी बीच में और उनके एक तरफ अभ्यंक और एक तरफ पूर्णिमा बैठे थे। अरे वाह, मखाने की खीर! आधार की आवाज़ से सबका ध्यान उस ओर गया। क्या बात है भाभी, पहले ही दिन ही भैया की पसंद के खाने की शुरुआत? आधार ने कहा तो पूर्णिमा उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगी, पर उसे जवाब नहीं मिला। सभी ने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद लतिका जी और अभ्यंक के अलावा सभी बड़ों ने उसे पहली रसोई का नेक दिया। अब लतिका जी से तो वैसे भी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंशिका ने अभ्यंक से कहा, अभी पूर्णिमा को गिफ्ट दो उसकी पहली रसोई का। मैं? अभ्यंक ने पूछा। हाँ तुम, लेकिन मैंने तो कुछ लिया ही नहीं इनके लिए। तो फिर क्या दूँ? अभ्यंक ने कहा, कोई बात नहीं, आज आते समय लेकर आना और दे देना। अंशिका ने कहा तो अभ्यंक ने ठीक है कहकर बात खत्म की। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ चाचू, पूर्णिमा भी मेरे साथ निकलेगी। इन्हें स्टूडियो जाना है तो मैं इन्हें ड्रॉप करने के बाद ऑफिस आता हूँ। अभ्यंक ने अभय जी से कहा, ठीक है तुम आओ, तब तक मैं और आधार निकलते हैं। अभय जी ने कहा और अपना नाश्ता खत्म कर उठ गए। अब घर की नई नवेली दुल्हन बाहर जाकर टीवी पर तमाशा करेगी। लतिका जी की कड़वी सी आवाज़ है जिसने वहाँ का माहौल ही कड़वा कर दिया। फिर भी किसी ने भी उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और एक एक कर सभी वहाँ से निकल गए। पूर्णिमा और अभ्यंक ने पहले देविका जी को उनके कमरे में पहुँचाया, फिर उनकी दवाई देकर दोनों वहाँ से निकल अपने कमरे में आकर अपना अपना बैग उठाया और साथ में ऑफिस के लिए निकल गए। अभ्यंक और पूर्णिमा दोनों ही कार में बैठे थे।